साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की जो जीके की बुक है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो सीमावर्ती राजवंशों का जो अभ्युदय होता है या उदय होता है उन सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूँगा कि किन बिंदुओं को आपको ध्यान देना है और उनको कंठस्थ कर लेना है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाल वंश की बात करते हैं। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, यह पूछा भी गया है। और ध्यान रखिए, जब भी किसी वंश की आप के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला ये चीज़ जरूर याद रखें कि उस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है और उसकी राजधानी क्या रही है। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में थी। ठीक है, ये जो है आपका जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है वर्तमान का, ये इधर ही साइड में इनका वंश मतलब साम्राज्य था। गोपाल जो है ये कह सकते हैं पाल वंश के अधिकतर जो राजा थे या जो गोपाल थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इनके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यह पूछा गया प्रश्न है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार में ही स्थित है, इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो गोपाल के द्वारा की गई तथा गोपाल वंश के जो अन्य प्रमुख शासक थे उसमें धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि आते हैं। इसमें से आपका गोपाल और धर्मपाल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल करते हैं और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तथा इस प्रकार से हमने देखा कि पाल वंश के ही राजाओं ने दो विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, एक ओदंतपुरी और दूसरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तथा कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है, इसमें पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में संघर्ष चलता है और इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल होते हैं। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। तो यह भी ध्यान रखिए किसने इनको उत्तरापथ की स्वामी की उपाधि दी थी। ओदंतपुरी जो कि बिहार में ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का जो निर्माण है, इसका निर्माण देवपाल ने कराया, जबकि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? गोपाल ने कराया है। जावा के शैलेंद्र वंशी, जावा जो आपका इंडोनेशिया वाला इलाका है, तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तथा गौंडी रीत नामक साहित्यिक विद्या का विकास जो है पाल शासकों के समय में ही होता है। और ध्यान रखिएगा, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पूछा जा सकता है कि पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब हम लोग सेन वंश की बात कर लेते हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। ठीक है, यह भी आपका पश्चिम बंगाल वाले इलाके में ही आता है। इसकी राजधानी नदिया अर्थात वर्तमान में जो लखनौती है यहाँ पर थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, इसमें लक्ष्मण सेन के बारे में पूछा जाता है। तथा सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। तथा दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। तथा लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव तथा पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जयदेव हो गए या धोई हैं या ये आपके हलायुद्ध, ये किसके दरबार संबंधित थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित है। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायपति एवं मुख्यमंत्री था। तथा विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव या शिव की विशाल मूर्ति की स्थापना की थी। और सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किस राजवंश ने सर्वप्रथम अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण कराया, क्योंकि इससे पहले आप देखें तो प्राकृत भाषा में या संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण कराए जाते थे। तो सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण किसने कराया? सेन वंश के सेन राजवंश ने करवाया था। और लक्ष्मण सेन जो है ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। आगे देखें, कश्मीर के राजवंश की बात करें तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासन वंश का जो कालक्रम है वो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले कारकोट वंश आता है, फिर उत्पल वंश आता है, फिर लोहार वंश। तो यह क्रम याद रखिए, कारकोट वंश, उत्पल वंश और फिर आपका लोहार वंश आता है। तथा 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश जो कि एक हिंदू वंश था इसकी स्थापना की थी और हेनसोंग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी।
ठीक है। कारकोट वंश का सबसे प्रतापी या सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्ता पीठ था। और यही याद रखिएगा, हेनसांग जो है आपका हर्षवर्धन के समय में आता है, ठीक है, और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा कराया गया था। तो यह भी पूछा गया प्रश्न है कि मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ और इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने कराई थी, जो कि कश्मीर में स्थित है। अवंतीवर्मन के अभियंता मतलब जो इंजीनियर थे सुई ने, इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया तथा 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासका हुई। तो पूछा जाता कि दिद्दा कहाँ की शासका रही हैं? तो ये जम्मू कश्मीर की रही हैं। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन होता है। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ और इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष जो है ये विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो ये हर्षवर्धन नहीं है, ठीक है, यह हर्ष दूसरा है। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं को ज्ञाता था तथा लोहार वंश में कल्हड़ जो है ये हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हड़ जो है ये हर्ष कल्हड़, जिसकी राजतरंगिणी है, जो आपकी पुस्तक है राजतरंगिणी की जो रचयिता है वो कल्हड़ हैं, वो हर्ष के ही आश्रित कवि थे। तो यहाँ हर्षवर्धन से कंफ्यूज मत करिएगा, हर्ष ये लोहार वंश का शासक था। तथा जयसिंह जो है ये लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। तथा जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण भी समाप्त हो जाता है। मतलब राजतरंगिणी में जयसिंह के शासनकाल तक का विवरण दिया गया है। अब अगला है कामरूप का वर्मन वंश। तो कामरूप पूछा था ये वर्तमान में कहाँ पे इसको मानेंगे? तो ये जो आपका कह सकते हैं असम वाला इलाका है, ठीक है, ये कामरूप के नाम से जाना जाता है। तो 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय होता और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्पवर्मन था तथा इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप जो है पाल साम्राज्य का एक अंग बन जाता है। अब राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग गुज्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं। तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम जो है ये गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो पूछा गया है प्रश्न है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनवाई थी और वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की। तो आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी। तथा राजशेखर जो है ये प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। और इस वंश का जो अंतिम राजा होता है वो यशपाल था 1036 में। तथा दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी, सदी के मध्य में। अब गढ़वाल या राठौर राजवंश की बात कर लेते हैं। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव था। उसकी राजधानी आपकी वाराणसी या काशी थी, जिसे आप बनारस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र था। तो यहाँ संस्थापक चंद्रदेव था और सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री जो है लक्ष्मीधर ये शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। तो याद रखिएगा सारनाथ का धर्म चक्र जिन विहार किसने बनवाई? तो गोविंद चंद्र की पत्नी कुमारी देवी ने। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय जो हैं ये गाढ़वाल या राठौर राजवंश के थे। तथा इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के नहीं थे, बल्कि जयचंद जो है जयचंद वो आपका इस वंश का था, गढ़वाल वंश का शासक था, जिसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया जाता है। और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मार डाला था। अब चाहमान या चौहान वंश की बात कर लेते हैं। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। और बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णो राज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या
विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, जो कि 1153 से लेकर के 1163 ईस्वी तक रहते हैं, ये हुआ जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। यहाँ पूछा गया है हरिकेल के रचयिता कौन रहे हैं, तो विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। ठीक है, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ, सोमदेव जो है ये विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था तथा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है, ये पहले क्या था, यह एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, जिसको विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था और बाद में इसी पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जाता है, एक मस्जिद बनवाई जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज तृतीय की हम लोग यहाँ बात किए थे, जिसने आपके कहाँ गया, एक सेकंड, जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण किया था, पृथ्वीराज तृतीय वो चौहान वंश या चाहमान वंश का था। ठीक है, आगे देखें इसमें तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है, तथा तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है। आगे देखें, परमार वंश की बात कर लेते हैं। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था और इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी की जो थी उज्जैन, आपकी धारा नगरी, आपका ये जो मध्य प्रदेश वाला इलाका, यहाँ पर परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, राजा भोज था। तो ये जो परमार वंश है ये एमपीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। तो भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने कराया, राजा भोज ने कराया, और राजा भोज परमार वंश का शासक था। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे, और राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोगों का उल्लेख है। जो भोज की मतलब राजा भोज के द्वारा जो युक्ति कल्पतरु नामक जो पुस्तक है, इसमें वास्तुशास्त्र के साथ साथ कई प्रकार की जो वैज्ञानिक यंत्र हैं और उनके उपयोगों का इसमें उल्लेख किया गया है। 9 शांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त थे तथा 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे तथा कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन थे, राजा भोज थे। तो राजा भोज को कौन सी उपाधि दी गई थी, कविराज। तो याद पूछा जाता है कि किस राजा की उपाधि जो थी वो कविराज थी, तो राजा भोज की। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था तथा इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी तथा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था और भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। तथा जब राजा भोज मरते हैं तो यह एक कहावत प्रचलित होती है या लोकोक्ति प्रचलित होती है कि विद्या और विद्वान जो है वो निराश्रित हो गए या अनाथ हो गए। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी तथा परमार वंश के बाद तोमर वंश का और उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्गू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। अब चंदेल वंश की बात कर लेते हैं। तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक है, और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जो जेजाक भुक्ति। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो जेजाक भुक्ति। तथा चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था, जो कि 831 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर या महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से जो है वो खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था, यशोवर्मन था। कौन था, यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। तो किसने हराया, तो यशोवर्मन ने हराया था किसको, प्रतिहार राजा देवपाल को। आगे चलते हैं। थंग ने जिन्ननाथ विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया तथा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण थंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। थंगदेव ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर त्याग दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है,
तो विद्याधर ने किसकी हत्या की? प्रतिहार शासक राज्यपाल की। विद्याधर ही एक ऐसा अकेला भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की या महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो यह भी याद रखिएगा, विद्याधर चंदेल शासक थे। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रदेव की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर का नामक जलाशय का निर्माण भी किया था। ठीक है, तो यह भी बात याद रखिएगा। प्रबोध चंद्रदेव की रचनाकार कौन थे? कृष्ण मिश्र थे। और आगे देखें, आल्हा उदल नामक 2 सेना नायक ये परमिर देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। तथा चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम था और इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था तथा भील प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। तो याद ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण होता है तो उस समय यहाँ पर शासक कौन था? तो भीम प्रथम था, जो कि सोलंकी वंश का शासक था। तथा आगे देखें इसमें, तो भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। तथा सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। तथा प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जो है ये जय सिंह सिद्धराज के दरबार में संबंधित है, इसमें रहते थे। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा का सूर्य का मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में होता है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। किसने किया? जय सिंह सिद्धराज ने किया। तथा सोलंकी शासक कुमारपाल जो है ये जैन मतानुयायी थे। तो शुरुआत में देखिए, शुरुआत में शैव धर्म के अनुयायी मिलते हैं जो मूलराज प्रथम थे, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको जैन मतानुयायी मिलते हैं। ठीक है, तथा वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। और भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। आगे चलते हैं, कलचुरी चेदी वंश की बात कर लेते हैं। कलचुरी चेदी वंश, तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कुक्कल था। कौन था? कुक्कल था। उसकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी ये आपका जो है जो मध्य प्रदेश वाला इलाका यहीं पे आता है। तथा कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगदेव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। गांगदेव या विक्रमादित्य, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी। कलचुरी वंश के सबसे महान शासक कौन थे? कर्णदेव थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में ही रहते थे। तो ये सब जो है एमपी से संबंधित महत्वपूर्ण साम्राज्य हैं या राजवंश है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है एमपी के। सिसोदिया वंश की बात कर लेते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे तथा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। तथा खतौली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में होता है, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, खतौली का युद्ध 1518 राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, लोदी वंश के इब्राहिम लोदी। अब यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब इसके आगे का जो मध्यकालीन भारत वाला चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।